हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आज है दिनांक 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, और शुक्रवार दिन होता है रिकॉर्डिंग क्लब में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो आज उपस्थित हूं रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 109 के साथ। पिछले सप्ताह हमने रिकॉर्डिंग क्लब की वाचिका नीतू मैडम उर्फ जयवंती आसवानी का जन्मदिन मनाया था, जिसे आप सभी ने पसंद किया। इस हेतु आप सभी का आभार। किंतु आज बात रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को आगे बढ़ाने की, और रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी में अभी मेरी यानी कि विनोद गढ़वाल की कहानी चल रही है। तो कहानी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने पिछले सप्ताह 7 अगस्त 2019 को कहानी खत्म करते समय आपको बताया था कि 10वीं की परीक्षा मैंने डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण कर ली थी। फिर उसके बाद मुझे एक संघर्ष करना पड़ा। बात है 97 की, जून जुलाई 1998 की। 98 में मैंने 10वीं कक्षा पास की थी, 98 में। तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी सामान्य विद्यालय में अध्ययन कर सकते हैं। जब मैंने मेरे घर के नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहा तो मुझे प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया, और फिर प्रवेश की जद्दोजहद में मैंने काफ़ी ऑफिसों की खाक छानी, और उसी समय एक समाचार पत्र में लेख प्रकाशित हुआ था समेकित समावेशित शिक्षा को लेकर, जिसके तहत स्पेशल चाइल्ड, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वे भी सामान्य स्कूलों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन कर सकते हैं। उसी लेख की कटिंग को लेकर मैं बीआरसी, जो ब्लॉक रिसोर्सेस कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके ऑफिस में गया और उनको वह समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को दिखाया, जिसके आधार पर उन्होंने मुझे जिस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना था उसके प्रिंसिपल को लिखित में दिया कि इन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। उस पत्र के आधार पर मुझे महाराजा शिवाजीराव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनबाग चौराहा, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफिस के जस्ट सामने ही था, एडमिशन दे दिया गया। कला संकाय में मैंने कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया। वहां पर हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही थे। तो मैंने इन्हीं सब्जेक्ट के साथ 11th में एडमिशन लिया। वहां पर जो 11वीं कक्षा थी उसमें बहुत कम विद्यार्थी थे। मेरे सहित मात्र 6 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। तो विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने में जरूर दिक्कतें आई, परंतु कक्षा में किसी भी प्रकार का मुझे
समस्या नहीं आई, मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। शिक्षक और सहपाठी यानी कि जो अन्य विद्यार्थी थे, सामान्य विद्यार्थी, वो मुझे पूरा कोऑपरेट करते थे और जो शिक्षक थे वे भी आराम से मुझे पढ़ाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं जब वो पढ़ाते थे तो केवल निवेदन उनसे इतना ही करता था कि थोड़ा आप जब भी नोट्स करवाएं, नोट्स लिखाएं, तो उसे 2-3 बार बोल दे और धीरे बोले ताकि मैं भी लिख सकूं। तो मैं जब बच्चे सामान्य कॉपी पेन से लिखते थे तो मैं ब्रेल में अपने नोट्स बनाया करता था, जिसको देखकर वो काफी प्रभावित हुए और मुझे जब भी कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती थी वो मुझे पूरा कोऑपरेट करते थे और मुझे देते थे। यदि मैं कहीं पर पिछड़ भी जाता था तो विद्यार्थी मुझे बाद में लिखवा देते थे। इस हिसाब से वह मेरा हाई यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में वहां पर अच्छे से चला। वहां पर एक मैडम थी, राजनीति विज्ञान और हिंदी पढ़ाया करती थी, शांता शर्मा। वो मुझे विशेष ध्यान दिया करती थी और काफी हेल्प मेरी किया करती थी, किसी भी प्रकार से नोट्स में हो या अन्य कोई हो। तो काफी उनका हेल्पफुल नेचर रहा। उनका ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर के बाद उन्होंने बताया भी था कि बेटा यदि किसी भी चीज की सहायता पड़े तो मेरा ट्रांसफर इस स्थान पर हुआ है, इंदौर में ही हुआ था उनका ट्रांसफर, तो आप मुझे वहां आकर मिल लिया करो, मुझसे जितना भी होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और संयोग की बात यह थी कि जिस विद्यालय में उनका ट्रांसफर हुआ था वही विद्यालय हमारा 8वीं और 10वीं में बोर्ड परीक्षा का सेंटर हुआ करता था, कि केंद्र था। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संयुक्तागंज 5, उसमें उनका ट्रांसफर हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मैडम उसी विद्यालय से हमने परीक्षा पास की, हमारा जो विशेष विद्यालय है डॉक्टर हेलन केलर, उसका सेंटर वही विद्यालय आया करता था, तो मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे जब भी कुछ सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आपके पास आऊंगा। तो वहाँ के विद्यार्थियों ने भी मुझे काफी कोऑपरेट किया और हमारी 11वीं की परीक्षा हम पास कर गए, 12वीं में आ गए। 12वीं भी अच्छे से गुजरी। जब बोर्ड परीक्षा की बात आई, क्योंकि 11वीं में तो उसी विद्यालय का विद्यार्थी मुझे राइटर के रूप में मिल गया, 12वीं के लिए फिर सेंटर चेंज होता है हमारे एमपी में। एक विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने जाते हैं। तो 12वीं के परीक्षा लिखते समय जिस सामान्य स्कूल में मैं 8वीं क्लास तक पढ़ता था, सरस्वती महिला शिक्षण सेवा संघ, उसी में मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था, सचिन राठौर। दुर्भाग्य से वह 10वीं में एक साल फेल हो गया था, तो वो मुझसे एक साल पिछड़ गया। तो मैंने उससे बात करी कि यार ऐसी ऐसी बात है और हमको राइटर मिलता है। उस समय जब अपन पढ़ते थे मुझे जानकारी नहीं थी, जिसके चलते मुझे 8वीं में दिक्कतें भी आई थी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मेरे पेपर नहीं है तो मैं लिख दूंगा, बता क्या क्या करना होगा। तो उसका हमने प्रमाणीकरण ले लिया कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है, उसका आईडी जो प्रमाणीकरण होता था उस पर फोटो लगाना होता था, वो फोटो लगाकर जमा कर दिया। तो जो सामान्य विद्यालय में मेरा सहपाठी था उसने ही मेरे कक्षा 12वीं में पेपर लिखे और जब परीक्षा परिणाम आया तो मैं उत्तीर्ण हो गया। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से मेरा हायर सेकेंडरी का जो सफर था वह तो खत्म हुआ एक सुखद परिणाम के साथ। अब महाविद्यालय में प्रवेश की बात आई। क्योंकि घर की स्थिति उस समय तक ठीक नहीं थी, तो मैंने प्रयास किए और एक निजी महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज था पीएमबी गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय। हालांकि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात मैं एलएलबी करना चाहता था,
और उस समय LLB के कोर्स का पता भी किया मैंने, 5 वर्ष में हो रहा था, किंतु उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि उसको सुनने के पश्चात ही मैंने अपने कदम वापस खींच लिए और वहाँ पर मेरा एक सपना टूटा LLB करने का। फिर मैंने सिंपल BA करने का निर्णय किया और जिसके लिए मैंने श्री PMB परीखलाल माणिकलाल बलदेवदास गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय नसिया रोड, जो कि सरबटे बस स्टैंड के पास में ही था, में एडमिशन लिया। इस कॉलेज से मेरे घर की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर हुआ करती थी और सुबह सुबह का कॉलेज था, 7:30 से 12। तो मैं पैदल ही जाया करता था घर से। उस समय काफ़ी अच्छा विजन था मेरी आंखों में। और कभी कभी हमारे सामने एक दूध वाले भैया थे जिनका रेलवे स्टेशन पर दूध उतरता था, तो वो जाया करते थे उसी समय। तो मेरे को अगर वो जाते हुए देखते थे तो मुझे साथ में ले जाते थे, या मैं जाता होता था और वो जाने वाले रहते थे 5-10 मिनट में, तो बोल दिया करते थे कि विनोद तुम रुक जाओ, मैं अभी चलूंगा रेलवे स्टेशन तक, तुमको छोड़ दूंगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन से ही फिर आधा 1 किलोमीटर पड़ता था कॉलेज, तो रेलवे स्टेशन तक वो मुझे सप्ताह में 3-4 दिन छोड़ दिया करते थे। और कभी वो जल्दी चले जाते थे तो फिर मुझे पैदल जाना होता था। तो मैं सुबह सुबह काफ़ी अच्छे वॉकिंग करते हुए जाया करता था। बीच में एक गांधी हॉल है हमारा, सुना होगा आप सभी ने नाम, घंटाघर भी कहते हैं उसको। तो उसमें 3 मंदिर थे, भोलेनाथ जी का, राधा कृष्ण जी का, हनुमान जी का। तो उनका दर्शन करते हुए जाता था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो इस महाविद्यालय में जो था, हिंदी इंग्लिश तो फाउंडेशन कोर्स रहता ही है, साथ साथ इतिहास, राजनीति और अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के स्थान पर मुझे सोशलॉजी मिल गया। तो मैंने समाजशास्त्र के साथ BA करा। हालांकि इकोनॉमिक्स भी था, किंतु इकोनॉमिक्स में कुछ स्टैटिक्स जो सांख्यिकी वगैरह होती है उसमें दिक्कतें आती थी उस समय, जिसके चलते मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया और समाजशास्त्र लिया। तो इस समय डॉक्टर अरविंद पाल एक प्रोफेसर होते थे जो कि समाजशास्त्र पढ़ाते थे। और डॉक्टर अरविंद पाल जो थे वो विभिन्न दृष्टिबाधित संगठनों से जुड़े हुए थे, तो वो दृष्टिबाधितों की काफी हेल्प किया करते थे। और पाल साहब के सहयोग से ही मेरा जो महाविद्यालयीन शुल्क था, वो फीस की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। उस प्रथम वर्ष में आधे पैसे मेरे घर से कराए और आधी फीस की व्यवस्था उन्होंने कराई, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था तो काफी फीस लगा करती थी। तो उन्होंने कहा कि फीस की चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा और आधी तुम कर लेना, आधी तो मैं करवा ही दूंगा। तो उन्होंने 1-2 जगह से मुझे फीस दिलवा दी, जिसके चलते मेरा EGV में एडमिशन हो गया। जब फर्स्ट ईयर की क्लास लगी तो यहाँ पर नए दोस्त बने। हालांकि एक विद्यार्थी जो मेरे साथ महाराजा शिवाजी राव में पढ़ता था, वीरेंद्र कुरेल, उसने भी मेरे साथ में ही एडमिशन लिया था। और एक साथी तो था ही, लेकिन देखते देखते, क्योंकि मेरा पढ़ाई में शुरू से मन था, तो मैं जब प्रोफेसर कोई भी बात कहते थे तो उसको ध्यान से सुनता था और दूसरे दिन यदि वो पूछते थे तो मैं उसका रिप्लाई देता था। तो ऐसे चलते मेरे काफी सारे दोस्त बने। कुछ दोस्त बहुत खास हो गए और हमेशा वो मुझे अपने साथ रखने लगे और फिर उनका मेरे घर पर आने जाना भी चालू हो गया। उस समय मेरा घर किराए का था और
काफी कच्चा मकान था जिसमें हम रहा करते थे। और जो विद्यार्थी मेरे साथ बने थे, जो कॉलेज में मेरे सहपाठी हुए, वो काफी रिच फैमिली, अमीर परिवार से आते थे। तो मैं उनको घर लाने से हिचकिचाता था, और क्योंकि समय समय पर वो तो मुझे अपने साथ ही रखते थे। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस ICH जो MY के पास है, वहाँ पर वो जाया करते थे, लेकिन मैं जाने से मना करता था क्योंकि वो आमतौर पर किया करते थे, और मैं इसमें अपने आप को बहुत असमर्थ महसूस करता था। तो मैं कुछ ना कुछ बात बनाता था उनके साथ नहीं जाने के लिए। लेकिन दोस्ती तो अमीरी गरीबी नहीं देखती है, इस बात का उस समय एहसास हुआ, और वो मुझे जबरदस्ती किसी न किसी बहाने से ले ही जाया करते थे। तो मैं भी जाने लगा कॉफ़ी हाउस उनके साथ, कॉफ़ी और काफ़ी सारे नाश्ते के वहाँ पर जाकर नाम पता चले पहली बार। तो खैर अब आदत सी हो गई। फिर 2-4 महीने में एक बार मैं भी जबरदस्ती किसी भी करके पेमेंट कर दिया करता था। और ये दोस्त जो थे, इनमें से एक दोस्त बहुत खास हो गया था। उसकी कुछ अपना फ्रेंड सर्कल था, उस फ्रेंड सर्कल में भी उसने मुझे साथ में ले जाना उचित समझा, और मुझे कभी भी नहीं छोड़ा उसने। कॉलेज लाइफ में तो मुझे कम से कम 3 साल उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एक दिन वह शाम को मेरे घर आ गया अचानक ही, और किराए का मकान था। उस समय मकान मालिक से कुछ विवाद चल रहा था। विवाद तो पहले ही से था, कक्षा 11वीं-12वीं में जब मैं था तब से ही विवाद था। और हमारे घर की जो है वो विवाद के चलते बिजली काट दी गई थी। यानी कि आप कल्पना करें कि इंदौर जैसे शहर में हम अंधेरे में भी रहे हैं। तो उस समय मेरे पास वीडियोकॉन का टेप रिकॉर्डर था, और उसमें सेल, जो बड़े वाले मोटे सेल आते हैं, वो लगा करते थे। निप्पो, पैनासोनिक, ऐसी कंपनियों के सेल लाता था मैं। 30 रुपए के 4 सेल लगते थे, और जिससे 15 दिन में पढ़ाई कर पाता था। तो काफी मेरा खर्चा, मेरे घर वालों का इसमें पैसा जाया करता था। तो एक दिन जब वो शाम के टाइम घर पर आया, अंधेरा देखा, तो उसको काफी आश्चर्य लगा, और उसने फिर दोस्ती इतनी हो गई थी, मैंने सारी बातें उसको बता दी कि ये कारण है और ये परिस्थितियां है। ऐसे में उस दोस्त ने मुझे कहा कि अब ये सारी परेशानियां जो है वो है, लेकिन तेरी पढ़ाई इससे बाधित ना हो। मैं तो जानता ही है कि मैं रूम लेकर पढ़ाई करता हूँ। मैं जिस दोस्त की बात करता हूँ वो किसी अन्य शहर का था और पढ़ने के लिए इंदौर आया था। तो उसने बोला था कि अब तू ये सारे बात छोड़ और मेरे साथ पढ़ने आया कर। तो कौन था वो दोस्त, क्या नाम था उसका, कहाँ से वो आया था, और कैसे मैं उसके साथ फिर पढ़ने लगा, ये तमाम बातें होंगी मगर अगली स्टोरी में, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 110 में। आज के लिए इतना ही काफी। जो मेरी कहानी है उसको मुझे बोलते समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन एक दौर था जिसको मैंने जिया है मेरे घर वालों के साथ में। आज हालांकि परिस्थितियां बहुत बहुत बदल चुकी है, किंतु वो दिन, अब कहानी क्योंकि बताना है और वास्तविक कहानी ही आपके सामने रखना है, बिना कोई नमक मिर्च मिलाए, तो यथास्थिति कहानी बयां करने में काफी कष्ट होता है। और इसी कारण जो कहानी है वो छोटे छोटे भागों में ही मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं, किंतु आप यकीन माने वास्तविक कहानी ही आपको पहुंचाऊंगा। इसके लिए आपको चाहे जो सोचना पड़े मेरे जीवन को लेकर। तो मिलते हैं
द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 110 में। अब मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।